तो हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था यार लास्ट टर्न पे? वर्क के बारे में डिस्कशन किया था बस, है ना? ये वर्क क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, या बोले तो एफ डॉट डी होता है, या अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ठीक है, अब लिखिए आप पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो आप सारे बच्चे मुझे बताइए, सबसे पहले बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब कॉस थीटा पॉजिटिव हो। और कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? अगर आपका थीटा क्या है? लेस देन 90 है ना? तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव, और एक का पॉजिटिव होगा व्हेन थीटा इज लेस देन 90, बट थीटा है क्या? दिस इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इनके बीच का एंगल है। अगर लेस देन 90 तो आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, और नेगेटिव वर्क कब आएगा? तो जो आपका नेगेटिव वर्क आएगा वो तब आएगा इफ थीटा इज क्या? मोर देन 90, है ना? तो इस केस में आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और आपका वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और जीरो कब होगा? हाँ बोलो। हाँ वो थीटा, यार देखो वेक्टर में जो एंगल होता है, वेक्टर्स में एंगल 0 से 180 के बीच में होता है। तो मोर देन 90 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, तो लिख लीजिए इसको, थीटा लेस देन क्या? 180। वेक्टर्स में जो एंगल होता है वो 0 से 180 होता है, आपको पता होना चाहिए। 180 से बड़ा एंगल नहीं होता है। ठीक है, तो 90 से बड़ा हो, हाँ 180 के इक्वल भी हो जाएगा, या 180 के इक्वल हो, या 180 से लेस हो। इन सारे केसेस में वर्क डन आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। जीरो कब आएगा? 90। तो जीरो वर्क के लिए जो हमारा थीटा होगा कितना हो जाएगा? समझे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? टुवर्ड सेंटर लगता है। और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? अलोंग द टेंजेंट। तो सर्कुलर मोशन होता है, ये पॉइंट नोट कर लेना, आपको मिलेगा कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किधर होता है? टुवर्ड सेंटर होता है। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो किधर होता है? अलोंग द टेंजेंट होता है नया डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया तो सर्कुलर पाथ पे या किसी भी कर्व पाथ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है किधर होता है? अलोंग टेंजेंट। जो आपकी वेलोसिटी होती है किधर होती है? अलोंग टेंजेंट। तो एंगल कितना आएगा? 90 आएगा। तो जो आपका यहाँ पे वर्क डन होगा वो कितना होगा? वर्क डन इज 0। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक दो फिगर्स बना के दे रहा हूँ और आप मुझे ये बताओगे कि किसका वर्क डन पॉजिटिव है और किसका नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है यार? ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव वर्क डन है। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है कि किसी की स्पीड को बढ़ाना। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें ना, तो अगर आप किसी की स्पीड को बढ़ा रहे हो धक्का मार के, तो क्या कर रहे हो आप? पॉजिटिव वर्क डन। और किसी की टांग खींच रहे हैं आप पीछे, उसको स्लो डाउन कर रहे हैं तो आपका वर्क डन नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, है ना? मतलब उसकी मोशन में हेल्प करना। और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या हो गया? टू डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी। मान लो कोई आगे जा रहा है और आप उसको पकड़े पीछे खींच रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 180 हो जाएगा ना। कोई बॉडी आगे भाग रही है, आपने फोर्स पीछे लगा दिया तो एंगल 180 हो गया, वर्क डन नेगेटिव हो गया। और जिसका दूसरा मतलब क्या है कि आप उसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, या आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहे हैं? कम। तो लिख लेना कि पॉजिटिव वर्क मीन्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी।
वो जो वर्क है वो आपकी एनर्जी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। एंड नेगेटिव वर्क डन मीन्स डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए भाई एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें जितने फोर्सेज हैं, है ना, आपको बताना है कि किसका कितना वर्क है। ये एक पुली हो गई, यहाँ से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है और एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रहा है ऐसे। दिस मास इज m1 एंड दिस मास इज m2। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, ये चल रहा है सब कुछ, फ्रिक्शन होगा F के, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको देखिए किसका किसका वर्क डन बताना है, साइन ऑफ वर्क डन आपको बताना है, मतलब वैल्यू बतानी है यार आपको, साइन ऑफ वर्क डन छोड़ो, फाइंड वर्क डन बाय पार्ट ए में फ्रिक्शन फोर्स ऑन M2, normal action on M2, weight of M2 on M2, weight भी तो फोर्स होता है यार एक, क्यों, ठीक है। और टेंशन on M1 और टेंशन ऑन M2। टेंशन का वर्क डन आपको बताना है, टेंशन को T लिख लेते हैं, टेंशन कितनी यहाँ पे T, निकालनी नहीं है टेंशन। टेंशन ऑन M1 और वेट ऑफ M1 ऑन M1, नॉर्मल एक्शन ऑन M2। अरे सी पार्ट में क्या लिखा है मैंने, वेट ऑफ M2 ऑन M2। वेट ऑफ M2 जो है ना, उसका वर्क, ये देखो पाई लगा ना सब में, फाइंड वर्क डन बाय वेट ऑफ M2 ऑन M2। और ये मैं आपको बता दूं कि M1d डिस्टेंस आगे गया है, ठीक है, और M2d डिस्टेंस नीचे आ गया है। ये d डिस्टेंस आगे चला गया है और ये d डिस्टेंस क्या हो गया, नीचे आ गया। चलो भाई ऐसे बता सकते हो, कुछ है नहीं इसमें। समझ में आया क्या हुआ, ये डी डिस्टेंस कहाँ गया और ये डी डिस्टेंस, और जितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पूरे सिस्टम में, उनमें सारे फोर्सेस का आपसे वर्क डन पूछ रहा हूँ अलग अलग। कोई फोर्स कैलकुलेट नहीं करनी, टेंशन को आप T लिख लेंगे, फ्रिक्शन को आप F के लिख लेंगे, नॉर्मल एक्शन को आप N लिख लेंगे, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, उन्हीं के टर्म में आंसर देना है। चलो पहले पार्ट का बताओ, पूरी वैल्यू बोली एग्जैक्ट, द फर्स्ट पार्ट। माइनस FKT, सारे बच्चे बताएं कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा होता है। फ्रिक्शन किधर है, पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे है, एंगल कितना हो गया, तो क्या आ गया, FD cos 180, नेगेटिव आ गया, है ना। और नेगेटिव का मतलब होता है जो आपको चलने नहीं दे रहा, तो ऐसे फील कर लो यार, फ्रिक्शन तुमको चलने देगा, रुकेगा ना। तो फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा बताइए, पार्ट ए का आंसर मैं यही लिखे दे रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन था। तो कितना होगा फ्रिक्शन, पीछे F के, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे, और एंगल कितना है 180, तो कितना आ गया बताइए, दिस इज माइनस FKT। ये बहुत बेसिक सी बातें चल रही हैं यार, ऐसी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, इनका यूज़ होगा, सब थ्योरी चल रही है भाई, 2-3 दिन आपकी थ्योरी चलने वाली है, सब बहुत ध्यान समझिए। चलो बी का आंसर बताओ, आंसर बोलो बेटा। नॉर्मल एक्शन ऑन M2 0 हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल एक्शन का वर्क डन M2 पे वो 0 है,
तो नॉर्मलेशन किधर आएगी यार, किधर आएगी नॉर्मलेशन, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट आगे। एंगल कितना आएगा, n इंटू डी इंटू कॉस 90 जीरो आ गया। जीरो वोल्टन का मतलब क्या हुआ कि भाई ये उसकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है नॉर्मलेशन, बताओ यार। इसकी स्पीड को बढ़ाने में किसका रोल होगा, टेंशन का होगा ना, रस्सी खींचेगी। और फ्रिक्शन क्या करेगा, और नॉर्मलेशन तो डमी की तरह बैठा है, क्योंकि कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो ना तो वो तुमको सपोर्ट कर रहा है ना तुमको अपोज कर रहा है। तो जब भी किसी का वर्क डन जीरो होता है, इसका मतलब वो आपकी एनर्जी को ना तो बढ़ा रहा है ना ही कम कर रहा है। लग रहा होगा वहाँ पे जरूर फोर्स होगा, बट उसका स्पीड को कम ज़्यादा करने में कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलेशन का वर्क डन आ गया जीरो। चलो भाई, अगला मैंने आपसे क्या पूछा है, ये जो m2 का वेट होगा ये कितना वर्क डन करेगा, क्यों जीरो करेगा, m2g हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एंगल कितना हो गया 90। तो वर्क डन क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90, दिस इज जीरो। चलो ये जीरो आ गया। चलो अब डी पार्ट में क्या है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1, नहीं m2 था भाई, डी पार्ट में क्या था, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2। यार वो उल्टा लिख गया, पहले m2 लिखा था मैंने, फिर m1 था। तो बताओ भाई टेंशन किधर है, आगे है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, अरे डिस्प्लेसमेंट भी आगे है ना। एंगल कितना है, कितना वर्क डन हो गया, टी डी कॉस जीरो, दिस इज टी डी, पॉजिटिव आ गया ना। चलो ई पार्ट में क्या पूछा है, तो m1 में बताओ क्या होगा। यार ये रस्सी को जाने दे रही, बताओ क्या कर रही है, ऐसे देख देख रोक रही ना। तो टी ऊपर और डी कहाँ है, एंगल कितना है इनमें 180। ई पार्ट का आंसर क्या होगा, टी इंटू डी इंटू कॉस 180 विच इज माइनस टी डी। और लास्ट क्या था, ये एफ होगा ना यार, ई के बाद डी कहाँ गया। एफ में क्या पूछा है, बाय द वेट ऑफ m1, तो कितना लगेगा वेट, और डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कितना आ गया, m1g d आ गया। नोट कर ले भाई। तो हमने देखा कि कैसे कैसे आपको वर्क डन लिखना है। अच्छा, व्हाट इज वर्क डन बाय टेंशन, यहाँ से कॉन्सेप्ट पे निकल के आ रहा है, बताइए भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि टेंशन ने नेट कितना वर्क किया। टेंशन का वर्क डन जीरो हो गया ना, कैसे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अब यार उसके पास कोई एनर्जी तो होती नहीं रस्सी के पास, भाई कोई वर्क डन पता कब करता है, जब उसके पास अपनी खुद की क्या हो तब तो वर्क करेगा। तो टेंशन ने क्या किया बताओ, इसको खींचा तो इस पर वर्क डन क्या हो गया पॉजिटिव, और इसको रोका तो इस पर वर्क डन क्या हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी सिस्टम में जो रस्सी होती है वो कभी वर्क डन नहीं करती, वो दो एंड पे लगी होगी, एक को खींच रही होगी और एक को रोक रही होगी, समझे। एक ये जैसे इसको रोकने की कोशिश कर रही है और इसको क्या कर रही है, खींचने की कोशिश कर रही है। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। इस लाइन को लिख लो, आप कहीं भी चेक कर लेना, इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि उसकी अपनी कोई एनर्जी नहीं ना, वो तो बस बीच में कनेक्टर की तरह लगा हुआ है, एक को खींच रहा है और एक को रोक रहा है। टेंशन का कभी वर्क डन आ ही नहीं सकता। क्या लिख लिया आपने, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है। अब यार ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, तो इसको भी लिख लो, कॉन्सेप्ट भी लिख लो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज क्या, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लिखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो दोनों सिचुएशन देख लेते हैं कि किस केस में पॉजिटिव आएगा और किस केस में नेगेटिव आएगा।
बिल्कुल यार, तुम समझ गए, बहुत बढ़िया। पहले नेगेटिव का एग्जांपल बताओ। अगर मैं किसी ब्लॉक को v वेलोसिटी देके ऐसे छोड़ दूं तो सारे बच्चे मुझे बताएं फ्रिक्शन कहाँ आएगा? पीछे आएगा फ्रिक्शन। डिस्प्लेसमेंट कहाँ आएगा? आगे आएगा। एंगल कितना है? और वैसे भी फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज हाउ मच? एफ आर इंटू टी इंटू कॉस 180 विच इज माइनस एफ आर इंटू टी। क्लियर? कैसा आ गया वर्क डन? नेगेटिव। ईशान पॉजिटिव कहाँ पे होगा बताओ? हाँ बिल्कुल। चलो भाई, ये सबको समझ आ गया ना? इन्होंने बिल्कुल सही बताया। इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास 2 ब्लॉक सिस्टम है ना, ऐसे एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया, अगर मैं इसको पुल कर लूँ आगे ऐसे, तो आप सारे बच्चे मुझे बताएं ऊपर के ब्लॉक को कौन चलाएगा? जो फ्रिक्शन होगा वही तो खींचेगा अपर ब्लॉक को। फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा? इमेजिन करो, नीचे ब्लॉक निकल जाएगा और ऊपर का ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। तो अभी ऊपर के ब्लॉक को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन, है ना? तो बताइए भाई, अपर ब्लॉक में फ्रिक्शन किधर आएगा? अपर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन आएगा वो आगे की तरफ आएगा और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे हो रहा है। तो इस ब्लॉक पे जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा? एफ आर इंटू टी इंटू कॉस 0 विच इज इक्वल टू हाउ मच? एफ आर डी। दिस इज वर्क डन। ठीक है? तो भाई ये नहीं बोलते ना कि फ्रिक्शन जो है हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। क्या करता है? पॉजिटिव भी करता है और नेगेटिव। अब किसी को स्लाइड करके फेंक दोगे तो नेगेटिव होगा, और किसी बॉडी के ऊपर रख दोगे किसी को, तो उस पर केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, नीचे वाले पे क्या होगा? नीचे बॉडी पे इस पे नेगेटिव होगा। अगर नीचे वाले पे आपसे फ्रिक्शन पूछता है तो उस पर वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा। तो टेंशन का वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है? और इसका वर्क डन भी कितना होता है? मैं फ्रिक्शन का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है? फिर और कॉन्सेप्ट है, देखिए लिखिए आप। इसको ढंग से समझना यार आप। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ये फोर्स F हो गया, ठीक है? और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये D हो गया। और एंगल कितना हो गया? थीटा। तो वर्क डन कितना होगा बताइए आप? तो वर्क डन होता हमारा एफ डी कॉस थीटा ना, एफ डी कॉस थीटा। थोड़ा ढंग से समझना, कंपोनेंट का चक्कर है यहाँ पे। तो इसको एफ को अलग लिख लीजिए आप और डी कॉस थीटा को अलग लिखिए आप। ठीक है? व्हाट इज डी? डिस्प्लेसमेंट, है ना? किधर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना? तो अगर देखा जाए तो ये अगर आपका डिस्प्लेसमेंट टी है, तो जो ये वैल्यू आएगी ना आपकी, ये कितनी आएगी बताइए? देखिए, ये डी कॉस थीटा आएगी। लिखो, पहले भी मैं बता रहा हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आ गया कितना? डी कॉस थीटा। तो इसको बता क्या, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि जो वर्क डन है वो कितना है? वो है फोर्स। ये क्या हो गया? फोर्स हो गया इनटू व्हाट इज डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा क्या है? कौन बताएगा मुझे? देखो, मैं इसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझिए भाई। अब इसका बहुत यूज़ होगा, मैं बता रहा हूँ इसका कहाँ पे मेन यूज़ होना है। तो हमने क्या देखा यार कि अगर कोई बॉडी कहीं पे चल रही है ना, है ना, और मुझे वर्क डन निकालना है,
एंड फोर्स शुड बी कांस्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका भी मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, समझिए आप कि ये फोर्स कैसा है बताओ, कांस्टेंट है। अच्छा इसमें हेडिंग लिख लेना ऊपर आपने, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जो आपने जहाँ से इसको लिखना शुरू किया था उसके ऊपर हेडिंग लिख लेना, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड हो और डायरेक्शन भी फिक्स्ड हो, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे एफ कैसा फोर्स था, कांस्टेंट। तो मैंने आपको बोला वर्क डन एफ डी कॉस थीटा होता है, फिर मैंने डी कॉस थीटा को अलग कर दिया। समझते रहिए सारे बच्चे, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा आपको। डी कॉस थीटा को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और डी कॉस थीटा को क्या बोला मैंने, यार वैसे तो बॉडी ऐसे गई है, डी फोर्स इधर है, लेकिन ये जो डी कॉस थीटा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किधर, फोर्स की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी ना किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालना हो, ध्यान सुनना सारे बच्चे, किसका वर्क डन निकालना हो, कांस्टेंट फोर्स का, तो आप पता क्या करोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में कितना हुआ है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। स्टेटमेंट क्या बोला मैंने कि अगर कहीं पे कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और मैं किसी बॉडी को चला रहा हूँ और मुझसे कोई कहता है इसका वर्क डन निकालो, तो मैं क्या देखूंगा कि वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कितना चली है। जैसे समझो आप, देखिए जैसे ग्रेविटी का फोर्स कैसा होता है बताओगे आप लोग, कांस्टेंट या वेरिएबल? यार ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है ना, किधर लगती है, डाउनवर्ड लगती है, ऐसे देखो, ठीक है। और मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ूं और ऐसे ऐसे घुमा के मैं यहाँ पे ले आऊँ, ऐसे, समझे, यहाँ पे लाया मैं इसको, ऐसे ऐसे घुमा के कुछ उल्टा सीधा किसी कर्व पाथ पे, और क्या पूछा जा रहा है कि इसका वर्क डन बता दो कितना हुआ। तो पता क्या करोगे, देखो सारे बच्चे देखिए भाई, सबसे पहले तो आप देखो कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। तो आप ए से कहाँ पहुँच गए, पी पहुँच गए ये। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आप नीचे ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना आ गए बताओ। अगर ये डिस्प्लेसमेंट डी है ना, तो अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालूं, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ये इसका कंपोनेंट आएगा नहीं आएगा बताओ, और एक कंपोनेंट ये आएगा, समझ गए। यार ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये तुम्हारा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है ना, और एक कंपोनेंट ये हो गया, और एक कौन सा हो गया, ये। तो चलो ये डी है, इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जो आपका वर्क डन होगा पता कितना होगा, कोई गैस कर सकता है वर्क डन कितना होगा? जो वर्क होगा वो एम जी किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, और इसकी डायरेक्शन में कितना चल के आए आप, तो ये एम जी एक्स हो जाएगा। और ये हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई बॉडी ऐसे 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 उतर के आ रही होगी ग्रेविटी में, कोई ऐसे 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 जा रही होगी, कुछ सर्कल में घूम के आ रही होगी, पैराबोला में घूम के आ रही होगी। कभी भी क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन में आपको ग्रेविटी का वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो आप क्या देखोगे, सिर्फ ये देखोगे बॉडी कितना ऊपर गई, बस जो मैं लास्ट टाइम बोला उस पर ध्यान दो कि बॉडी कितना नीचे गई या कितना, उससे मतलब होगा। पाथ कुछ भी हो, ऐसे ऐसे भी पाथ होगा ना। तो मान लो किसी बॉडी को मैं यहाँ से लेके ऐसे घुमा के और ऐसे ला के यहाँ पे खड़ा कर दूँ, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये इसके लेवल में डिफरेंस कितना है, समझे, किसमें। अगर ये हाइट हमारी h है तो वर्क डन कितना होगा बताओ, mgh। अब इस पे करेंगे कल बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं इसका आपको 2-4 क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इतना बोला है कि अगर कहीं पे ग्रेविटी का हमें वर्क डन निकालना है, ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, अरे कांस्टेंट फोर्स है ना। तो अगर मैं कभी वर्क डन निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि बॉडी कितना नीचे आई है या कितना, क्योंकि हमने देख रखा है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा। एंड व्हाट इज डी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो अभी क्लास ओवर करते हैं, अभी थ्योरी चलेगी 2-3 दिन, गैप मत होना कोई भी, 2-3 दिन लगातार थ्योरी चलेगी, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे। अभी चलिए होमवर्क मैं आपको बताता हूँ, आज होमवर्क भी आपका हो गया थोड़ा।